国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के कार्यक्रम के तहत चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाज और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। लीजिए सुने आज के मुख्य समाचार। पेचिंग में चीनी उपराष्ट्रपति की यूएन महासचिव पद की उम्मीदवार से मुलाकात। शी जिनपिंग की सांस्कृतिक भावना आदि चीनी वृत्त चित्र लाओस में लॉन्च। और जापान और फिलीपींस की तथाकथित सीमांकन वार्ता चीन के समुद्री अधिकारों और हितों का गंभीर रूप से उल्लंघन है। अब आप अखिल पारो से सुनिए आज के पूरे समाचार। चीन के उपराष्ट्रपति हान चंग ने 3 जून को देश की राजधानी पेचिंग में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद की उम्मीदवार मिशेल बैचलेट से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत करने पर जोर दिया। हान चंग ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र विश्व भर के लोगों की स्थायी शांति और साझा समृद्धि की आकांक्षाओं का प्रतीक है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मानव जाति साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण की अवधारणा और 4 वैश्विक पहलें संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भावना के अनुरूप है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चीन सभी पक्षों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र को केंद्रीय भूमिका निभाने में दृढ़ता से समर्थन देना चाहता है और अधिक न्यायपूर्ण और समान वैश्विक शासन प्रणाली के निर्माण को बढ़ावा देने को भी तैयार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में चीन पूरी ईमानदारी से अपने दायित्वों को पूरा करेगा, निष्पक्ष रुख बनाए रखेगा, संयुक्त राष्ट्र के अधिकार की रक्षा करेगा और वैश्विक दक्षिण के साझा हितों की रक्षा करेगा। वहीं बैचलेट ने प्रशंसा करते हुए कहा कि चीन लंबे समय से बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। शांति, विकास और मानव अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र के 3 स्तंभों की संतुलित उन्नति का समर्थन करता है, सदस्य देशों के नेतृत्व के सिद्धांत का पालन करता है और सुधारों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र की गुणवत्ता और दक्षता में और सुधार करने में उसका समर्थन करता है। चाइना मीडिया ग्रुप यानी CMG और लाओस की जन क्रांतिकारी पार्टी की केंद्रीय समिति के प्रचार विभाग ने 2 जून को वियंतियाने में शी जिनपिंग की सांस्कृतिक भावना आदि चीनी डॉक्यूमेंट्री की प्रसारण रस्म आयोजित की। लाओस की जन क्रांतिकारी पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव और देश के राष्ट्रपति थोंगलुन सिसोलिथ ने बधाई पत्र भेजा। अपने बधाई पत्र में थोंगलुन ने कहा कि शी जिनपिंग की सांस्कृतिक भावना आदि डॉक्यूमेंट्री में चीनी दार्शनिक ज्ञान शामिल है। इससे सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर शी जिनपिंग का ध्यान, राष्ट्रीय शासन में उनकी दूरदर्शिता और चीन की 5000 साल पुरानी सभ्यता पर उनका प्यार दिखाया गया। वहीं CMG के महानिदेशक शन हाइशोंग ने एक वीडियो संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि इस साल चीन और लाओस के बीच राजनयिक संबंध स्थापना की 65वीं वर्षगांठ है और चीन लाओस मित्रता वर्ष भी है। दोनों देशों के नेताओं के रणनीतिक नेतृत्व में चीन लाओस संबंधों का सतत विकास हो रहा है और साझा भविष्य वाले समुदाय का निर्माण मजबूत हो रहा है। 3 जून को चीनी राज्य परिषद के ताइवान मामलों के कार्यालय ने एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। चाइना मीडिया ग्रुप के एक पत्रकार ने पूछा कि हाल ही में जापान और फिलीपींस के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर ताइवान जलडमरू मध्य में शांति और स्थिरता के महत्व पर जोर दिया और तथाकथित समुद्री सीमा निर्धारण वार्ता शुरू करने की घोषणा की। ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी DPP के अधिकारियों ने भी इसका समर्थन किया है। इस पर प्रवक्ता की क्या प्रतिक्रिया है? प्रवक्ता जू फंगलियन ने कहा कि दुनिया में केवल एक ही चीन है और ताइवान चीन का हिस्सा है। जापान और फिलीपींस द्वारा घोषित
प्रस्तावित समुद्री सीमांकन क्षेत्र चीन के ताइवान द्वीप के पूर्व में स्थित है। उनकी तथाकथित सीमांकन वार्ता चीन के समुद्री अधिकारों और हितों का गंभीर रूप से उल्लंघन करती है, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी मानदंडों का घोर उल्लंघन है और पूरी तरह से अवैध और अमान्य है। इस साल से चीन में अंतर्राष्ट्रीय हवाई कार्गो मार्ग लगातार बढ़ रहे हैं। उड़ान की दिशा यूरोप और एशिया पर केंद्रित है। चीनी रसद और क्रय संघ के आंकड़ों के अनुसार मई महीने में चीन ने 11 नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई कार्गो मार्ग खोले। इनमें एशिया के लिए 7 रूट, यूरोप के लिए 3 रूट और उत्तरी अमेरिका के लिए 1 रूट शामिल है। इस साल जनवरी से 31 मई तक चीन ने कुल 80 नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई कार्गो मार्ग खोले। हर हफ्ते 180 से ज्यादा राउंड ट्रिप उड़ान बढ़ाई गई। इनमें यूरोप के लिए 35 रूट, एशिया के लिए 33 रूट, उत्तरी अमेरिका के लिए 10 रूट, दक्षिण अमेरिका के लिए 1 रूट और अफ्रीका के लिए 1 रूट शामिल है। 2026 चोंगचिंग अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन फिल्म सप्ताह को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि ये कार्यक्रम 9 से 13 जून तक चीन के चोंगचिंग शहर के योंगchuan जिले में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का मार्गदर्शन चाइना मीडिया ग्रुप और चोंगचिंग नगर सरकार द्वारा किया जा रहा है, जबकि इसका संयुक्त आयोजन चोंगचिंग फिल्म ब्यूरो, योंगchuan जिला सरकार और चाइना मीडिया ग्रुप के चोंगचिंग स्टेशन द्वारा किया जा रहा है। असीम ज्ञान शानदार वैभव थीम पर आधारित इस साल के एनिमेशन फिल्म सप्ताह का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनिमेशन आदान प्रदान के लिए एक मंच तैयार करना और चीन के एनिमेशन फिल्म उद्योग के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देना है। रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में 3 जून को 29वें सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच का उद्घाटन हुआ। इस साल मंच की थीम व्यवहारिक संवाद, एक स्थिर भविष्य का मार्ग रखी गई है। मंच के दौरान 150 से अधिक सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 100 से अधिक देशों और क्षेत्रों से करीब 20,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने 2 जून को घोषणा की कि अमेरिका का एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी इस मंच में भाग लेगा। लगभग 10 वर्षों में यह पहला अवसर है जब अमेरिकी आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल इस मंच में शामिल हो रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अमेरिकी ललित कला आयोग के अध्यक्ष रॉडनी कुक कर रहे हैं। वह रूस अमेरिका सांस्कृतिक संवाद विषय पर आयोजित सत्र में भाग लेंगे। 2026 प्राचीन राजधानियों की सभ्यताओं का संवाद अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान गतिविधि का उद्घाटन 1 जून को मिस्र की राजधानी काहिरा में हुआ। सभ्यता की उत्पत्ति से भविष्य की कल्पना तक प्राचीन राजधानियों की सभ्यताओं का संवाद काहिरा हांगझो विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में चीन और मिस्र के सरकारी विभागों, सांस्कृतिक विरासत संस्थानों, विश्वविद्यालयों, थिंक टैंक और एकेडमिक जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मिस्र के राष्ट्रीय सभ्यता संग्रहालय में आयोजित इस कार्यक्रम में सभ्यताओं की उत्पत्ति, ऐतिहासिक चिंतन, संग्रहालयों की भूमिका और ज्ञान प्रसार जैसे विषयों पर गहन चर्चा की गई। अपने उद्घाटन भाषण में मिस्र स्थित चीनी दूतावास के मिनिस्टर चांग याछांग ने कहा कि चीन और मिस्र विश्व की प्राचीन सभ्यताओं वाले देश हैं, जिनका इतिहास बेहद समृद्ध और गौरवशाली रहा है। उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से सीखती रही हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ी हैं। इसे विश्व सभ्यता के आदान प्रदान के इतिहास में एक सुंदर अध्याय जुड़ा है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की राजधानी नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में 3 जून की सुबह एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग सुबह करीब 8:50 पर लगी। तुरंत ही स्थानीय अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया, जिसके बाद बचाव दल को घटनास्थल पर भेजा गया। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है।
आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं हूं आपका मित्र पंकज श्रीवास्तव। मित्रों, इन दिनों हम आपको सुनवा रहे हैं चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाज। उसी के तहत आज हम एक श्रृंखला पेश करेंगे जिसका शीर्षक है हिंगकान पर्वत श्रृंखला के शिकारी। अल्पसंख्यक ओरोछन जाति के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से उत्तर पूर्व चीन की वृहद और लघु हिंगकान पर्वत श्रृंखलाओं के घने जंगलों में बसे हुए हैं। इस जाति के लोग बहुत ही हृष्ट-पुष्ट और साहसी होते हैं। ओरोछन का मतलब पर्वत पर रहने वाला होता है। कुछ लोगों के अनुसार इसका मतलब पालतू हिरणों का मालिक भी होता है। लंबे अरसे से ओरोछन जाति का मुख्य धंधा शिकार है। इसके साथ साथ वे पहाड़ पर पैदा हुई जंगली चीजों की चुनाई और मछुआगिरी भी करते हैं। छठे दशक में आदिम कम्यून व्यवस्था वाली इस खानाबदोश जाति का समाजवादी समाज में प्रवेश हुआ। तब से तंबू में रहने, जानवरों का मांस खाने और जानवरों के फर पहनने वाली इस जाति की आदिम जीवन पद्धति में बदलाव आया है। ओरोछन जाति के लोग विनोद प्रिय होते हैं। उनके मौखिक साहित्य, संगीत और नृत्य समृद्ध और बहुरंगी हैं। इनकी भावना, संस्कृति और स्वभाव का शिकार से अभिन्न संबंध है। हजारों वर्षों के दौरान ओरोछन जाति ने अपनी प्राचीन परंपरागत जीवन शैली सुरक्षित रखी है। 20वीं शताब्दी के 5वें दशक के अंत तक उनका जीवन आदिम कम्यून व्यवस्था के अंतिम दौर में था। घोड़ों, बंदूकों और शिकारी कुत्तों पर निर्भर होकर पूरे साल जंगली जानवरों के शिकार की तलाश में वे खानाबदोश जिंदगी जीते थे। उस समय इनका रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था। वे शंकु आकार के छोटे मकानों में रहते थे जो भुर्ज की लकड़ियों से बना और गर्मियों में भुर्ज के छिलके और जाड़ों में जानवरों के चमड़ों से ढका होता था। नए चीन की स्थापना के बाद जन सरकार ने ओरोछन जाति के लिए नई बस्तियां बनवाईं। 1953 से केवल 5 साल के अंदर ओरोछन जाति के लोगों के लिए स्थायी बस्तियों की व्यवस्था की गई, जिससे इस जाति के विकास की मजबूत नींव पड़ी। स्थायी बस्तियां कायम होने के बाद ओरोछन जाति ने पहले के एक आयामी शिकार अर्थतंत्र से आगे बढ़कर शिकार, कृषि, पशुपालन और सहायक धंधों का चौतरफा विकास किया। इससे उसके जीवन में स्थायित्व आया। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाज। ओरोछन जाति के लोग हिंगकान पर्वत श्रृंखला के शिकारी। लंबे अरसे से ओरोछन जाति के लोग मुख्य रूप से शिकार और सहायक काम के रूप में जंगली फलों और अन्य चीजों को बटोरने और मछुआगिरी इसलिए करते थे कि उनके ऊंचे पहाड़ों पर घने जंगलों के विशिष्ट भौगोलिक स्थितियों से उनका अभिन्न संबंध था। वृहद और लघु हिंगकान पर्वत श्रृंखलाओं में जहां तहां देवदारू, लाल चीड़, भुर्ज और विलो आदि शीत को बर्दाश्त करने वाले पेड़ों की भरमार है। बाघ, भालू, हिरण, रो, जंगली सुअर, श्यामक, लोमड़ी, ऊदबिलाव, वन बिलाव, गिलहरी और भूरा मुर्गा, राजहंस और बटेर आदि पशु पक्षी इन जंगलों में रहते हैं। पहाड़ों पर काला कवक, कुकुरमुत्ता, पहाड़ी बादाम, चीनी मैग्नोलिया वाइन और पित्तकोश आदि
चीनी जड़ी बूटियां उगती हैं। नदी में हरे पृष्ठा और चायहीन कार्प आदि अनेक प्रकार की मछलियां मिलती हैं। ओरोछन जाति में ये कथन प्रचलित है, डंडे से हिरन को मारा जाता है, कलछे से मछलियां पकड़ी जाती हैं और बटेर तो खुद ही कड़ाही में आ गिरते हैं। इस कथन में यहाँ पशु पक्षियों के समृद्ध स्रोत का भाव छिपा है। शिकार करने में ओरोछन जाति के लोग बहुत कुशल हैं। इस जाति के सभी पुरुष श्रेष्ठ घुड़सवार और अचूक तीरंदाज होते हैं। वे विभिन्न प्रकार के जानवरों के स्वभाव और आदत और दैनिक गतिविधियों को अच्छी तरह जानते हैं और उनकी शिकार खेलने की तकनीक भी बहुत ऊंची है। ओरोछन जाति के शिकारी पहले धनुष बाणों, शिकारी कुत्ता, प्रशिक्षित हिरणों और घोड़ों की सहायता से शिकार करते थे। धनुष बाण का प्रयोग वे लंबे समय से करते आ रहे हैं। एक लोक कथा के अनुसार ओरोछन जाति के शीलथ नामक एक वीर ने अपनी जाति की रक्षा के लिए 100 आंखों वाले राक्षस के खूंखार रक्षक जंगली सुअर राज को धनुष बाण से ही मार डाला था। बाद में 100 आंखों वाले राक्षस के साथ हुई लड़ाई में शीलथ ने अपने तीर चलाने का कमाल दिखाते हुए 100 आंखों वाले राक्षस के दांत खट्टे कर दिए थे और अंत में वो जंगल का राजा बना था। ओरोछन लोग मानते हैं कि धनुष बाण एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिससे मानव जानवरों को काबू में कर पाता है। हालांकि अब शिकार में धनुष बाण का प्रयोग नहीं होता, फिर भी वो ओरोछन जाति के बच्चों का मनपसंद खिलौना है। शिकारी अक्सर खुद धनुष बाण बनाते हैं और बच्चों को पक्षी और नन्हे जानवरों का शिकार करना सिखाते हैं ताकि उनमें शिकार की रुचि बढ़े और तकनीक भी सीख सकें। लड़के 7-8 वर्ष की उम्र में ही पिता या भाइयों के साथ पहाड़ों में शिकार खेलने जाते हैं और शिकार की तकनीक सीखते हैं। 15-16 वर्ष की उम्र में वे अकेले पहाड़ों या जंगलों में जाने लगते हैं। कुशल शिकारी बर्फ पर जानवर द्वारा छोड़े गए पद चिन्हों को पहचानने में अत्यंत निपुण होते हैं। पद चिन्हों से ही वे सही अनुमान लगा सकते हैं कि रास्ते से कौन-कौन से जानवर गुजरे हैं और कब गुजरे हैं, अथवा उन जानवरों की संख्या कितनी है। यहाँ तक कि जानवरों के बड़े या छोटे होने के साथ साथ उनके नर या मादा होने की भी वे पहचान कर लेते हैं। वे हिरण की आवाज की नकल कर उन्हें अपने पास बुला सकते हैं। श्रेष्ठ शिकारी को सभी का सम्मान मिलता है। लोग उसके साथ शिकार पर जाना पसंद करते हैं और लड़कियां तो उनसे शादी भी करना चाहती हैं। ओरोछन जाति की महिलाओं को भी शिकार खेलना आता है। वे बड़ी सीधी सादी और मेहमान नवाज होती हैं। अगर ओरोछन जाति के किसी परिवार में कोई अतिथि आता है तो मेजबान दंपत्ति के बीच अतिथि को स्वयं शिकार लाकर खिलाने की स्पर्धा हो जाती है। कभी-कभी ये भी होता है कि महिला पुरुष से पहली बंदूक लेकर शिकार पर चली जाती है। अतिथि अभी हाथ मुंह ही धो रहा होता है कि वो शिकार लेकर घर लौट आती है। पर सामान्य तौर पर शिकारियों के पारिवारिक जीवन में महिलाओं का मुख्य काम घोड़ों की देखभाल करना है। पुरुषों के शिकार पर जाने से पहले वे घोड़ों को तैयार करती हैं और बचे हुए समय में वे जानवरों के मांस और फर की प्रोसेसिंग करती हैं। ओरोछन जाति की लड़कियां बचपन से ही अपनी मां से चमड़े को मुलायम करना, मांस सुखाना, जंगली सब्जी और फल बटोरने और सिलाई करना सिखाती हैं। वे 13-14 वर्ष की उम्र में घरेलू काम करने लगती हैं। जानवरों के फर की प्रोसेसिंग करने में वे बड़ी निपुण होती हैं। उनके द्वारा प्रोसेसिंग किया गया रो का फर बड़ा टिकाऊ, हल्का और नरम होता है। ओरोछन जाति के लगभग सभी शिकारी रो के फर से बने गाउन, पतलून और बूट पहनते हैं। कुछ शिकारी तो एक ऐसी टोपी भी पहनते हैं
जिनमें कान, आंखें, नाक और मुंह बना होता है। देखने में वो रो का एक सिर जैसा मालूम पड़ता है और बहुत भव्य लगता है। महिलाएं रो के फर से रोजाना और शिकार के वस्त्रों के अलावा थैले और तंबू भी बनाती हैं। यहाँ तक कि उनकी रजाई भी रो के फर से बनाई जाती है। दंपति एक ही बड़ी रजाई में सोते हैं और बिस्तर पर भालू और रो के फर बिछे होते हैं। फर और कपड़े से बने वस्त्रों पर ओरोचिन जाति की महिलाएं सुनहरे, रुपहले और रंग बिरंगे रेशम के धागों से विभिन्न प्रकार के डिजाइन काटती हैं। इनमें प्रायः मृग, भालू, रो, घोड़ा और शिकारी कुत्ता और पहाड़ या जंगल में पैदा हुए फूल, पौधे और सुंदर तितलियां आदि की डिजाइन होती है। ये काढ़े हुए वस्त्र उपयोगी होने के साथ साथ अद्भुत कलात्मक शिल्प के नमूने भी हैं। बृहद और लघु हिंगकान पर्वत श्रृंखलाओं पर बहुत से ऊंचे और सफेद भुर्ज उगे हुए हैं। भुर्ज का छिलका बहुत बारीक और लचीला होता है और आसानी से सड़ता भी नहीं है। भुर्ज के इन छिलकों से जानवरों के फरों की तरह ओरोचन लोग रोजमर्रा के काम आने वाली चीजें बना सकते हैं। हर साल बसंत के अंत और गर्मियों के शुरू में जब भुर्ज के पेड़ों से एक प्रकार का द्रव्य निकलता है तो इसका छिलका बहुत आसानी से उतारा जा सकता है। इसे उतारने की विशेष विधि है। लोग पहले चाकू से तने पर ऊपर और नीचे से, फिर बीच के हिस्से को ऊपर से नीचे की ओर काटकर पूरा छिलका उतार लेते हैं। इसे दबाकर समतल करने के बाद इससे प्लेट, कटोरा, बॉक्स, सूटकेस आदि बनाया जा सकता है। भुर्ज के छिलके से बनी हुई चीजें बहुत हल्की होती हैं और फूलदार डिजाइनों से तो इनमें चार चांद लग जाते हैं। भुर्ज के छिलके से बने सामानों में ओरोचन जाति के लोगों के कौशल और कलात्मक रुचि की स्पष्ट झलक मिलती है। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाज, ओरोचन जाति के लोग, हिंगकान पर्वत श्रृंखला के शिकारी। ओरोचन जाति के दैनिक जीवन में घोड़ों और शिकारी कुत्तों का विशेष महत्व है। ओरोचन घोड़ों की नस्ल मंगोलियाई घोड़ों से मिलती है। पहले ओरोचन लोग प्रशिक्षित हिरन का प्रयोग करते थे। बाद में जब उन्होंने ये देखा कि घोड़े प्रशिक्षित हिरन से अधिक उपयोगी हैं, तो उन्होंने घोड़े पालने शुरू किए और घोड़ों ने धीरे धीरे हिरन की जगह ले ली। ओरोचन घोड़े कद में छोटे पर हृष्ट-पुष्ट होते हैं। वे पहाड़ों पर चढ़ने, जंगलों से गुजरने और बाधाओं को पार करने में कुशल होते हैं। इतना ही नहीं, वे दलदल मैदान में चलने, शिकार करने और साजो सामान लादने के काम भी आते हैं। इनकी देखने और सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। वे आसानी से जंगली जानवरों के निशान पहचान सकते हैं और नाक से आवाज देकर अपने मालिक को सूचित करते हैं। मालिक के शिकार पर निशाना लगाते समय ये घोड़े स्थिर खड़े हो जाते हैं, पर जब शिकार का पीछा करना होता है तो ये हवा से बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं और लगातार कई दिनों और रातों तक बिना रुके दौड़ सकते हैं। ओरोचन लोग अपने घोड़ों को बेहद प्यार करते हैं। वे सुनहरे और रुपहले तारों और लाल झालरों से इन घोड़ों को सजाते हैं। वे अक्सर घोड़ों को जानवरों के खून पिलाते हैं और खाने के लिए जानवरों के मांस और विलों की टहनियों को साथ मिलाकर लपसी बनाकर देते हैं। शिकारी कुत्ता ओरोचन लोगों का अच्छा सहायक है। खास तौर पर पहले जब वे धनुष बाण का प्रयोग करते थे तो उन्हें शिकारी कुत्ते की बड़ी जरूरत पड़ती थी। शिकारी कुत्ते जंगली जानवरों का पता लगाने, पीछा करने और पकड़ने में बड़े कुशल होते हैं। क्योंकि धनुष बाण से केवल कम दूरी तक ही वार किया जा सकता था और इससे शिकार को पूरी तरह से घायल नहीं किया जा सकता था, इसलिए उस समय बड़े जानवरों को पकड़ने में
शिकारी कुत्ते की मदद की जरूरत पड़ती थी। इसी वजह से हर एक शिकारी के पास कई कुत्ते होते थे। घने जंगलों में ये कुत्ते शिकारी के साथी और सहायक होते थे। हालांकि अब ओरोछन लोग शिकार में अर्ध स्वचालित बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी पहाड़ में शिकार पर जाते समय वे वफादार शिकारी कुत्ते साथ ले जाते हैं। जब शिकारी शिकार लेकर वापस लौटते हैं तो पूरे परिवार के सदस्य एक साथ बैठते हैं। ये उनका सबसे सुखमय और खुशी का समय होता है। इस अवसर पर वे अक्सर नाचते, गाते और खुशियां मनाते हैं। ओरोछन जाति के पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी को नाचने और गाने का शौक है। अपने गीत वे खुद ही रचते हैं। गीतों की विषय वस्तु ज्यादातर प्रकृति और प्रेम का गुणगान होती है और गीत की लय सुंदर होती है। ओरोछन लोगों के बीच अनेक नृत्य प्रचलित हैं। इन नृत्यों में से कुछ में जानवरों और पक्षियों की नकल होती है और कुछ में दैनिक जीवन का वर्णन होता है। महत्वपूर्ण उत्सव के अवसर पर होने वाले नृत्य में वे अपनी जातीय वेशभूषा यानी चौड़ी आस्तीन वाले वस्त्र पहनते हैं और कभी-कभार मुखौटे भी लगाते हैं। इन अवसरों पर सभी जी भरकर नाचते और गाते हैं और जीवन के प्रति प्रेम और समृद्धि की लालसा के भाव प्रकट करते हैं। तो श्रोता मित्रों, ये था हिंगकान पर्वत श्रृंखला के शिकारी। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं, मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर और दानवराज में युद्ध छिड़ जाता है। दानवराज अपनी जादुई घंटियां लेने दौड़ पड़ता है। वानर भी उसे अपनी घंटियां दिखाता है। एक जैसी घंटियां देखकर दानवराज चौंक जाता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। वानर दानवराज से बोला, केवल शब्दों से कोई चीज सिद्ध नहीं होती, करके दिखाओ। पहले तुम अपनी घंटियां बजाओ। तब दानवराज ने अपनी पहली घंटी को 3 बार बजाया पर आग की लपटें नहीं निकली। फिर दूसरी घंटी को 3 बार बजाया पर धुआं नहीं निकला। फिर तीसरी घंटी को 3 बार बजाया पर रेत नहीं उड़ी। परेशान होकर दानव बोला, यह क्या हो गया है? यह क्या हो गया है? वानर बोला, ठहरो भतीजे, अब मैं अपनी घंटियां बजाता हूँ और देखो क्या होता है। विलक्षण वानर ने तीनों घंटियों को एक साथ ही हाथ में उठाकर एक साथ बजा डाला। आग की लपटों, काले धुएं और पीली रेत ने सारे पेड़ पौधों और पर्वत को जला दिया। तब वानर ने एक अन्य मंत्र पढ़ा और दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके चिल्लाया, हवा। और सचमुच तेज हवा चल पड़ी, जिसने आग की लपटों को और ज्यादा भड़का दिया। हवा की शक्ति पाकर आग की लाल ज्वालाएं और धुएं के गहरे काले बादल पूरे स्वर्ग में फैल गए और पीली रेत की आंधी पूरी धरती पर छा गई। डर के मारे अनिष्टकारी नक्षत्र अनुकूलक की तो जान ही सूख गई। इस भीषण अग्निकांड में उसे अपनी जान बचाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी आकाश के बीचों बीच से किसी ने तेज आवाज में पुकारा, सुनो खून, मैं आ गई हूँ। वानर ने सिर ऊपर उठाकर देखा कि ये तो बोधिसत्व क्वानिन थी।
हड़बड़ाकर वानर ने घंटियों को अपनी कमर में छिपा लिया और दोनों हाथ जोड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। बोधिसत्व ने जैसे ही बेद वृक्ष की टहनी से कुछ मधुर तुहिन कण बिखेरे, आग की लपटें और धुएं के बादल तभी गायब हो गए और पीली रेत का तो नामो निशान ही नहीं रहा। वानर ने दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, हे परम करुणामयी, मैं नहीं जानता था कि आप मानव लोक में आने वाली है। आपके मार्ग में आने की धृष्टता के लिए मैं माफी मांगता हूँ। देवी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ जा रही हैं? बोधिसत्व ने जवाब दिया, मैं यहीं आई हूँ, विशेष रूप से इस दुष्ट दानव का पता लगाने और इसे वापस लेकर जाने के लिए। वानर ने पूछा, इस दैत्य की पृष्ठभूमि है क्या और क्या वजह है कि आपके समान यशस्वी बोधिसत्व को उसे बंदी बनाने के लिए खुद आना पड़ा? बोधिसत्व ने जवाब दिया, यह सुनहरे बालों वाला भीमकाय आखेट श्वान मेरा वाहन रह चुका है। एक दिन इसकी देखरेख के लिए तैनात लड़का सो गया और इसकी समुचित निगरानी नहीं कर पाया। इसलिए इस दुष्ट जंतु ने अपनी लोहे की जंजीर काट कर फुरफुरिया नरेश को विनाश से बचाने के लिए यहाँ भाग आया था। जब वानर ने यह सब सुना तो उसने झुककर फिर से प्रणाम किया और पूछा, आप तो बिल्कुल उल्टी बात कर रही है बोधिसत्व महोदया। यह ना तो फुरफुरिया नरेश और उसकी महारानी को बचाने आया था और ना ही किसी तरह का अच्छा काम करने आया था। यह तो फुरफुरिया नरेश और उसकी महारानी के साथ दुर्व्यवहार करता रहा है और सामाजिक आचरण की अवहेलना भी करता रहा है। फिर आप कैसे कह रही हैं कि इसने राजा को विनाश से बचाया है, जबकि असलियत में इसने राजा को विनाश के मुंह में धकेलने की कोशिश की है? बोधिसत्व ने जवाब दिया, तुम नहीं जानते, जब फुरफुरिया राज्य का पूर्व नरेश राजकाज चला रहा था और वर्तमान नरेश अभी युवराज ही था और राजगद्दी पर नहीं बैठा था, वह एक बेहतरीन तीरंदाज और शिकारी था। एक बार वह अपने सैनिकों, घोड़ों, बाज और शिकारी कुत्ते के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वे लोग पतित अमर पक्षी ढलान पर पहुंचे, जहां एक युवा मोर मोरनी का जोड़ा आराम कर रहा था। वे मोर मोरनी पश्चिमवासी बुद्ध मता बोधिसत्व मौर्य विद्या रानी की संतान थे। जब युवराज ने तीर चलाया तो मोर घायल हो गया और मोरनी के शरीर में तीर लग गया और वह मर गई। जब बुद्ध माता को यह दुखद समाचार मिला तो उसने आदेश दिया कि युवराज को 3 साल के लिए उसकी पत्नी से जुदा कर दिया जाए और वैसी ही वियोग व्यथा सहने दी जाए जैसे पक्षियों के जोड़ों ने एक दूसरे से जुदा होने पर सहनी थी। उस समय मैं अपने आखेट श्वान वाहन पर सवार होकर जा रही थी और हम दोनों ने ही बुद्ध माता का आदेश सुना था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यह पशु उस बात को याद रखेगा और महारानी के साथ दुर्व्यवहार करके राजा को विनाश से बचा लेगा। अब 3 साल पूरे हो गए हैं और दुष्कर्म का दाम चुकाया जा चुका है। सौभाग्य है कि तुम ठीक वक्त पर राजा को बचाने आ गए हो। मैं इस दुष्ट और अधम पशु को यहाँ से वापस ले जाने आई हूँ। वानर ने कहा, बोधिसत्व महोदया, चाहे जो भी हो, यह तो तय है कि इसने महारानी को सताया है। यह सुनकर बोधिसत्व बोली, अरे ओ दुष्ट पशु, तुम अपने असली रूप में क्यों नहीं लौट आते? इंतजार किस बात का कर रहे हो? दानव ने कलाबाजी खाई और अपने असली रूप में लौट आया। तब उसने अपने बालों को झटकते हुए बोधिसत्व को अपनी पीठ पर सवार होने के लिए बुला लिया। बोधिसत्व को उसकी गर्दन पर 3 स्वर्ण घंटियां नहीं दिखाई दी तो वह बोली, उखुन, मेरी घंटियां मुझे वापस लौटा दो। वानर ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम कि वे कहाँ हैं। बोधिसत्व ने चिल्लाकर कहा, अरे ओ तस्कर वानर, अगर तुमने उन घंटियों को न चुराया होता तो एक की जगह 10 उखुन भी इस दानव के पास आने की हिम्मत न कर पाते। घंटियां फौरन मेरे हवाले कर दो। वानर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उन्हें नहीं देखा।
बोधिसत्व बोली, ठीक है, अगर तुम नहीं मानोगे तो मुझे संकर्षण पट मंत्र पढ़ना पड़ेगा। वानर डर गया और गिड़गिड़ाकर बोल पड़ा, यह मंत्र ना पढ़े देवी, यह मंत्र ना पढ़े, घंटिया मेरे पास ही है। महान मनीषी सुनखुन ने कपड़े झाड़े और अपना लौह दंड घुमाता हुआ श्रृंगश्वान गुफा में जा घुसा। वहां पहुंचकर उसने अंधाधुंध मार धाड़ शुरू कर दिया और सभी दानवों का सफाया कर दिया। फिर वह राजमहल के अंदर में जा पहुंचा और स्वर्ण प्रासाद महारानी से बोला कि वह स्वदेश लौटने के लिए तैयार हो जाए। महारानी काफी देर तक वानर को दंडवत प्रणाम करती रही। वानर ने उसे बताया कि बोधिसत्व ने किस तरह दानव को हरा दिया है और उसे क्यों अपने पति से जुदा होना पड़ा था। फिर उसने कुछ नरम घास फूस जमा की और उससे एक लंबे ड्रैगन की रचना की। वह बोला, आप इसमें बैठ जाइए महारानी और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको राज दरबार में आपके स्वामी के पास ले जा रहा हूँ। महारानी ने उसके निर्देश का सावधानी से पालन किया। वानर अपनी तिलिस्मी शक्ति के जरिए फुरफुरिया राज्य की ओर चल पड़ा। तेज हवा के कारण महारानी के कान में सीटी की सी आवाज आ रही थी। 1 घंटे बाद दोनों नगर में पहुंच गए। अपने मेघयान को नीचे उतारते हुए वानर ने कहा, आप अपनी आंखें खोल लीजिए महारानी। जब महारानी ने आंखें खोली और चारों तरफ देखा तो उसने नगर के अमर पक्षी भवनों और ड्रैगन इमारतों को पहचान लिया। वह बहुत खुश हुई। घास फूस के ड्रैगन से उतरकर वह सिंहासन महाकक्ष की सीढ़ियां चढ़ने लगी। जब राजा ने उसे देखा तो वह अपने ड्रैगन सिंहासन से उतरकर सीधा महारानी के पास जा पहुंचा और उसका जेठ के समान हाथ थामकर यह कहने ही जा रहा था कि उसकी याद में वह कितना बेचैन रहा। तभी अचानक वह गिर पड़ा और जोर से चिल्लाने लगा, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। शूकर हंसता हुआ बोला, इस अनाड़ी को तो देखो, ये कितना भागा है। इसके भाग्य में खुशी कहाँ। जैसे ही महारानी से दोबारा मिलना हुआ, इसे बिच्छू ने काट खाया। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि जब वानर और दानव का युद्ध के लिए आमना सामना होता है तभी बोधिसत्व क्वानिन भी वहां पहुंचती हैं। वह दानव की पूरी पृष्ठभूमि वानर को बताती हैं। वानर दानव को बोधिसत्व के हवाले कर रानी को फुरफुरिया राज्य छोड़ने के लिए चल पड़ता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। वानर ने कहा, चुप रहो मूर्ख, हिम्मत है तुम्हारे अंदर महारानी का हाथ पकड़ने की। शूकर बोला, अगर पकड़ के दिखा दूं तो। वानर ने बताया, महारानी का शरीर विषैले कांटों से ढका हुआ है। उसके हाथों में भी जहर लगा हुआ है। जो 3 साल उसने एक श्रृंगी पर्वत पर अनिष्टकारी नक्षत्र अनुकूलक के साथ बिताए हैं, उस दौरान एक बार भी राक्षस ने उसके साथ शारीरिक संपर्क नहीं किया। अगर होता तो दानव का पूरा शरीर दुख से कराह उठता। सिर्फ छूने से ही दानवराज के हाथ में बहुत दर्द उठ जाता था। वानर की बात सुनकर अधिकारियों ने पूछा, तो क्या उपाय किया जाए? बाहरी राजमहल में सभी अधिकारी गण दिमाग लड़ा रहे थे कि इस समस्या को हल करने के लिए क्या उपाय किया जाए, जबकि बाकी रानियां और रखैलें बहुत डर गई थी। जेठ प्रासाद महारानी और रजत प्रासाद महारानी ने राजा को सहारा देकर खड़ा किया। आपाधापी के बीच अचानक आकाश से आवाज आई, महान मनीषी, मैं आ गया हूँ। जैसे ही वानर ने नजर ऊपर उठाई तो देखा कि वे तो चांग पोतवान महोदय थे। वानर उसके करीब जाकर अभिवादन करता हुआ बोला, कहिए चांग पोतवान महोदय, आप कहाँ जा रहे हैं?
कुशियान पंथ के सत्य पुरुष के महापक्ष के अग्रभाग में पहुंचकर उसने झुककर प्रणाम किया और बोला, महान मनीषी, इस चांग कोतवान का सादर नमस्कार स्वीकार करें। वानर ने पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? सत्य पुरुष ने जवाब दिया, आज से 3 साल पहले मैं एक बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने यहाँ से गुजर रहा था। जब मैंने देखा कि फुरफुरिया नरेश अपनी पत्नी के वियोग में भीषण यातना सह रहे हैं, तो मैं इस बात से बहुत चिंतित हो उठा कि दानव कहीं महारानी का सतीत्व भंग न कर दे। इससे नैतिकता का घोर अपमान होता और महारानी के लिए बाद में राजा के पास लौटना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने नारियल रेशे के एक पुराने चोगे को अनेक रंगों वाले नए परिधान में बदल दिया और उसे दानवराज को दे दिया। उसने यह पोशाक महारानी को पहनने के लिए दी। उसे पहनते ही महारानी के सारे शरीर में जहरीले कांटे उगाए। वे दरअसल नारियल के रेशे ही थे। चूंकि अब आप अपने काम में सफल हो गए हैं, इसलिए मैं उसे तिलिस्मी प्रभाव से मुक्त करने आया हूँ। सारी बात सुनकर वानर बोला, अगर यह बात है तो इतनी दूर आने के लिए मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। कृपया ये कांटे फौरन हटा दीजिए। सत्य पुरुष ने आगे बढ़कर महारानी की तरफ इशारा किया और उसका नारियल रेशे का चोगा उतार दिया। महारानी का शरीर फिर से पहले की तरह ही कोमल हो गया। सत्य पुरुष ने चोगे को झाड़कर अपने कंधे पर डाल लिया और वानर से बोला, क्षमा करें महान मनीषी, अब मुझे वापस लौटना है। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया, आकाश में उड़ान भरी और गायब हो गया। राजा ने आदेश दिया कि राजमहल का पूर्वी महाकक्ष खोल दिया जाए ताकि वहां चारों भिक्षुओं को धन्यवाद देने की रस्म पूरी की जा सके। राजा के नेतृत्व में उसके सभी अधिकारियों ने घुटनों के बल झुककर उन्हें प्रणाम किया। पति पत्नी का दोबारा मिलन हो गया। खुशियां मनाने के लिए आयोजित भोज में वानर ने कहा, गुरुदेव, जरा युद्ध का घोषणा पत्र तो निकालिए। श्रद्धेय धर्माध्यक्ष ने अपनी आस्तीन के अंदर से एक कागज निकाला और वानर को थमा दिया। वानर ने उसे राजा को दे दिया। वानर बोला, यह है वह पत्र जिसे दानवराज अपने अनुचर के जरिए यहाँ भेजना चाहता था। इसे वही छोटा दैत्य ला रहा था जिसका मैंने काम तमाम कर दिया था और जिसका शव मैं सौगात के रूप में यहाँ ले आया था। इसके बाद मैंने खुद उस दैत्य का रूप धर लिया और दानव की गुफा में जा पहुंचा था। इस तरह मैं राजकुल श्रेष्ठ महारानी को मिल सका और स्वर्ण घंटियां चुरा सका। दानव ने तो मुझे लगभग बंदी बना ही लिया था, पर मैंने एक दूसरा रूप धारण कर लिया। घंटियों को फिर एक बार चुराकर बाहर निकाल लाया और दानव का डट कर मुकाबला किया। उसका भाग्य अच्छा था कि बोधिसत्व क्वानिन उसे लेने आ पहुंची। उन्होंने ही मुझे बताया कि आपको और महारानी को एक दूसरे से क्यों अलग होना पड़ा था। उसने शुरू से लेकर आखिरी तक सारी कहानी विस्तार से सुना दी। देश के सभी लोगों ने, चाहे वे शासक हों या मंत्री, राजमहल में हों या उसके बाहर, उसके इस काम की सराहना की और आभार व्यक्त किया। थांग महाभिक्षु ने कहा, महाराज, सबसे पहले इसका श्रेय आपके भाग्य को जाता है और फिर मेरे शिष्यों के प्रयासों को। हम लोग आज के इस स्वादिष्ट भोज के आयोजन के लिए आपके बहुत आभारी हैं। अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। कृपया हमारी पश्चिम की तीर्थ यात्रा में और देर न होने दें। राजा ने उनके पारपत्र का निरीक्षण करके उन्हें लौटा दिया और शाही वाहनों के साथ एक विशाल काफिले का इंतजाम कर दिया। हुई उदासी दूर भाग्य से नृप की भारी, हुई उदासी दूर भाग्य से नृप की भारी, मन में व्यापी शांति, मिट गई चिंता सारी। गुरु और शिष्य गण अपनी पश्चिम की तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ गए। मार्ग में उन्होंने अनेक पर्वतों और नदियों को पार किया।
उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हो पाया कि शरद काल और शीतकाल खत्म हो चुके हैं और बसंत काल चमक दमक और बहार के साथ फिर से लौट आई है। गुरु शिष्य हरे भरे प्रदेश में प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए आगे बढ़ने लगे। अचानक पेड़ पौधों के बीच उन्हें एक घर दिखाई दिया। सांचांग घोड़े से नीचे उतर गया और मुख्य मार्ग के किनारे पर खड़ा हो गया। वानर बोला, गुरुदेव, यह मार्ग बहुत आसान है और कोई जोखिम नहीं दिख रहा है। फिर आप रुक गए हैं। शुकर ने कहा, तुम समझ नहीं पा रहे हो भैया। गुरुदेव इतने लंबे समय तक घोड़े की सवारी करने की वजह से थक गए हैं और उन्हें नींद सता रही है। उन्हें नीचे उतरकर आराम करने दो। सांचांग बोला, ऐसी बात नहीं है। मुझे यहाँ एक घर दिखाई दिया। मैं वहाँ से भिक्षा के रूप में कुछ भोजन लेना चाहता हूँ। वानर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं गुरुदेव? अगर आप भोजन की भिक्षा मांगने जाना चाहते हैं तो यह काम आपके बदले मैं कर सकता हूँ। सांचांग ने जवाब दिया, ऐसा ना कहो। तुम तीनों शिष्यों को अक्सर भोजन के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। आज भिक्षा लेने मुझे जाने दो। शुकर बोला, किंतु गुरुदेव, आप यह काम नहीं कर पाएंगे। जैसा कि कहावत है, जब 3 लोग यात्रा कर रहे हों तो छोटे मोटे काम सबसे छोटे व्यक्ति को करने पड़ते हैं। आप हमारे गुरु हैं, हम सब आपके शिष्य हैं। पुराने ग्रंथों में भी लिखा है, जब कोई भी काम करना हो उसे शिष्यों को ही करना चाहिए। भिक्षा लेने आप मुझे जाने दीजिए। सांचांग ने कहा, शिष्यों, मौसम बड़ा सुहावना है। वैसा नहीं है जैसा तब था जब तुम भिक्षा लेने आंधी तूफान में दूर दूर तक जाते थे। मुझे इस घर में खुद ही जाने दो। भोजन प्राप्त हो या ना हो, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा और हम अपनी यात्रा पर आगे चल पड़ेंगे। अब क्या था, भिक्षुरित आत्मा जो सांचांग के पास खड़ा था मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव से बहस ना करो। उनका स्वभाव बड़ा जिद्दी है। हमें उनके आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगर तुम उन्हें नाराज कर दोगे तो वे तुम्हारे द्वारा भिक्षा से मिला भोजन भी खाने से मना कर देंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। 用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें, रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये चैना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को शादांग का नमस्कार। श्रोताओं को राकेशवत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। पिछले पाठ में हमने मुख्य धार पर 30 को में मनोरंजन के बारे में वाक्य सीखे थे। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 你最喜欢哪部电影？ आपको कौन सी फिल्म सबसे अधिक पसंद है? 它的情节很有趣。 उसका कथानक बहुत रुचिकर है। 这部电影的票房不错。 ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है। 请问电影几点开演？ कृपया बताएं, फिल्म कितने बजे शुरू होगी? श्याओथांग जी, मुझे फिल्म देखना पसंद है, और आपको? मुझे भी पसंद है। मैं फिल्म देखने की शौकीन हूँ। मेरी सबसे मनपसंद चीनी फिल्मों की हीरोइन चांग ज़िई है।
वो बहुत खूबसूरत है। आपने ठीक कहा, विदेशों में वो बहुत लोकप्रिय है। अच्छा, अब हम आज का पाठ शुरू करें। पहले मैं जानना चाहता हूँ कि चीनी में फिल्म को कैसे कहा जाता है। चीनी में फिल्म को कहते हैं दियन तियन। शाओचांग जी, आपको कौन सी फिल्म सबसे अधिक पसंद है? और अलग अलग समय पर अलग अलग फिल्म पसंद आती है। आपने क्यों ये पूछा? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि चीनी में इस वाक्य को किस तरह कहा जाएगा। समझ गई। आप कह सकते हैं, 你最喜欢哪部电影? 你最喜欢哪部电影? 你 तुम या आप, 你 最 सबसे अधिक, क्रिया विशेषण है। मसलन, 我最喜欢看电影，我最爱吃烤鸭। मुझे सबसे ज्यादा फिल्में देखना पसंद है। मुझे सबसे अधिक भुनी बतख खाना पसंद है। 最最喜欢 सबसे अधिक पसंद। 最喜欢哪部 कौन सा या कौन सी।哪部 部 फिल्म के लिए मात्रा सूचक शब्द। 部 电影 फिल्म। 电影？你最喜欢哪部电影？你最喜欢哪部电影? आपको कौन सी फिल्म सबसे अधिक पसंद है? आइए सुने आज के पाठ की पहली बातचीत।你最喜欢哪部电影？我最喜欢不见不散。为什么喜欢那部电影？वो फिल्म क्यों पसंद है? क्योंकि उसका कथानक बहुत रुचिकर है। इस वाक्य को आप चीनी में ऐसे कह सकते हैं, 它的情节很有趣。它的情节很有趣。它的 उसका 它的情节 कथानक 情节很 बहुत 很有趣 रुचिकर। 有趣。它的情节很有趣。它的情节很有趣。उसका कथानक बहुत रुचिकर है। आइए सुने आज के पाठ की दूसरी बातचीत। 它的情节很有趣。我爱看轻松的娱乐片。 ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है। सच है, चीनी में इस वाक्य को ऐसे कहा जाता है, 这部电影的票房不错。这部电影的票房不错。 Box office चीनी में 票房 票房 票 टिकट 票 房कमरा, लेकिन यहाँ अर्थ है ऑफिस। 房 票房 बॉक्स ऑफिस। 票房 किसी फिल्म या नाटक से प्राप्त मुनाफा जो फिल्म या नाटक के हिट हो जाने का सूचक होता है। 这部电影的 ये फिल्म 这部电影的这部电影的票房 ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 这部电影的票房不错 पूरी नहीं यानी कि सफल। 不错。这部电影的票房不错。这部电影的票房不错。ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है। आइए सुने आज के पाठ की तीसरी बातचीत। 这部电影的票房如何？这部电影的票房不错。 अंतिम सवाल है, कृपया बताएं फिल्म कितने बजे शुरू होगी? आप पूछ सकते हैं, 请问电影几点开演？请问电影几点开演？请问 कृपया बताएं। 请问电影 film 电影几点 कितने बजे 几点开演 शुरू होना। 开演？请问电影几点开演？请问电影几点开演？ फिल्म कितने बजे शुरू होगी? आइए सुने आज के पाठ की चौथी बातचीत। 请问电影几点开演？最早的一场是下午4点。 अब हम संक्षिप्त में आज का पाठ दोहराएं। 你最喜欢哪部电影？你最喜欢哪部电影? आपको कौन सी फिल्म सबसे अधिक पसंद है? 它的情节很有趣 उसका कथानक बहुत रुचिकर है। 它的情节很有趣。这部电影的票房不错 ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है।这部电影的票房不错。请问电影几点开演？कृपया बताएं
कि फिल्म कितने बजे शुरू होगी? 请问电影几点开演？ श्रोताओं, अब आज के पाठ की सारी बातचीत सुने। बातचीत 1, 你最喜欢哪部电影？我最喜欢《不见不散》， बातचीत 2, 它的情节很有趣。我爱看轻松的娱乐片。 बातचीत 3, 这部电影的票房如何？这部电影的票房不错， बातचीत 4, 请问电影几点开演？最早的一场是下午4点。 ये थी आज के पाठ की सारी बातचीत। आज का पाठ यहीं तक। अच्छा, अब शाओथंग और राकेश वत्स को आज्ञा दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।